हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर सुजीत वर्माज यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, जैसा कि मैं हर सीरीज़ में आपको रिमाइंड कराती हूँ, इस सीरीज़ में भी मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी, इस चैनल पर ना केवल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, बल्कि एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी और एस्टेट में भी फिजिकल एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। जैसा कि आपको पता है, ए और बी सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ सी के बारे में, जो कि हमारी हाफ कंप्लीट हो चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। सीरीज़ सी में हम चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही लंबी है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके समझ रहे हैं। अब रिमेनिंग टॉपिक के बारे में, अब आगे के टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे ब्लॉगर का लिंक भी दे रखा है। तो अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है, नहीं सुननी है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कोई चीज़ परसीव करना, ग्रहण करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन, इंटरप्रेट और गिव मीनिंग टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेंस ऑर्गन्स। यानी कि आपकी सेंस ऑर्गन्स क्या इन्फॉर्मेशन लेती है, उसको समझना, उसको अर्थ देना। इसमें मेनली 2 तरह के प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस किया गया है, बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो पहले समझ लेते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ। रिकॉग्निशन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम पार्ट्स टू होल, यानी पहले किसी चीज़ के पार्ट्स को हम समझेंगे और फिर उसको इकट्ठा करके समझ लेते हैं या पहचान लेते हैं। दैट इज़ बॉटम अप अप्रोच, यानी कि टुकड़े टुकड़े से शुरू करके इकट्ठा करना या एज ए होल समझना। इट इज़ अ फीचर ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि मेंटल कंस्ट्रक्शन आपका कैसे होता है इसमें। दूसरी अप्रोच है या दूसरा जो प्रोसेस है, दैट इज़ टॉप डाउन, यानी कि कोई चीज़ टॉप से लेके नीचे की तरफ जाना। फ्रॉम होल टू वेरियस कंपोनेंट्स, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट वन। एम्फेसिस ऑन परसीवर एंड कंसिडर्स परसेप्शन एज प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टिमुलाई, यानी किस चीज़ पर फोकस करना है, पहले उसको एज ए होल देखें और फिर उसको अलग अलग पार्ट्स में करके या कंपोनेंट्स में करके हम उसको समझें, उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करें, उसको रिकॉग्नाइज करें। दोस्तों, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो चीज़ डिस्कस करने वाली है मैं उस पर पूरी तरह से फोकस करके डिस्कस करूँगी, और जो चीज़ डिस्कस करने वाली नहीं है, जस्ट आई विल रीड द लाइन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और जो ब्रैकेट में कोई भी चीज़ लिखी हुई है समझ लेना वो एमसीक्यू का काम कर रही है। तो आप उसको बड़े ही ध्यान से उस पॉइंट को, उस लाइन को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। आगे चलते हैं कॉग्निटिव स्टाइल। कॉग्निशन वर्ड जहाँ भी आ गया, इट इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटीज़ और यू कैन से मेंटल प्रोसेस, जिसमें आपका सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन से रिलेटेड, या फिर आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप कैसा डिसीजन लेते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग एट्सेट्रा आएंगे। कॉग्निटिव स्टाइल, कंसिस्टेंट वे ऑफ डीलिंग विद एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट, वातावरण से आप किस तरह से निपटते हैं, किस तरह से लगातार उससे डील करते हैं। इसमें 2 चीज़ आई हैं, फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट का मतलब है पीपल परसीव एक्सटर्नल वर्ल्ड इन टोटलिटी, यानी वो लोग इसमें आएंगे जो बाहरी वर्ल्ड को, बाहरी संसार को एज ए होल लेते हैं, यानी कि एज ए टोटल लेते हैं। ग्लोबल और होलिस्टिक मैनर आप कह सकते हैं इसमें, इसका एग्जांपल भी मैं आगे दूंगी। फील्ड इंडिपेंडेंट का मतलब है परसीव एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर यूनिट्स। देखिए, जैसा हमने बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेस को डिस्कस किया है, इट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू दिस अप्रोच, और दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट हैं। फील्ड डिपेंडेंट यानी कि जो फील्ड पे डिपेंड, आधारित हों। इसका मतलब है अलग अलग, यानी कोई तस्वीर, कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाया जाए तो
उसके बैकग्राउंड को या उसको अलग अलग ना लिया जाए, एज ए होल, एज ए टोटल वो रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरी तरफ फील्ड इंडिपेंडेंट का मतलब है ब्रेक करके वो समझना चाहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट, कोई इमेज या कोई पिक्चर उन्होंने देखी तो उसको ब्रेक करके वो समझना चाहते हैं। वो एज ए होल उसको नहीं लेते, स्मॉल स्मॉल यूनिट करके उसको समझते हैं, छोटे कंपोनेंट्स में उसको समझते हैं। उनके लिए उस ऑब्जेक्ट का, उस पिक्चर का बैकग्राउंड अलग होता है, वो पिक्चर अलग होती है, उसको पार्ट्स में समझना चाहते हैं वो। कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस की यहाँ पर बात करें तो हडसन स्टडीड अफ्रीकन ऑन परसेप्शन ऑफ पिक्चर्स फेल टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स। अफ्रीकन्स पर ये स्टडी की गई है कि वो पिक्चर्स को कैसे परसीव करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे समझते हैं। तो यहाँ लिखा है फेल टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल में दिया है एंटीलोप एंड स्पीयर, यानी भाले वगैरह को वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। डिस्टेंस एंड इंटरप्रेटेड पिक्चर्स इनकरेक्टली। एस्किमोज की बात करें तो फाइन डिस्टिंक्शन अमंग स्नो। एस्किमोज यानी जो बर्फ़ में रहने वाले होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नो यानी कि अलग अलग तरह की बर्फ़ को वो अच्छे से पहचान पाते हैं, जबकि हमारे लिए सारी तरह की बर्फ़ एक जैसी ही होती है। ऐसे ही आगे बात करें साइबेरियन की, दे फाइंड डिफरेंट अमंग रीइंडियर्स। साइबेरियन की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग तरह के हिरणों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि हमें लगेगा कि सारी तरह के जो डियर हैं, रेनडियर्स हैं, जो हिरन हैं, वो एक तरह के ही हैं। तो दे इजीली फाइंड डिफरेंट अमंग रेनडियर्स। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं समझाती हूँ। जो लोग राजस्थान में रहते हैं या ऊँटों को पालते हैं तो वो अच्छे से डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा ऊँट किस तरह का है। ऐसे ही अगर हम हरियाणा पंजाब की बातें करें तो हम अपने गाय भैंसों की नस्लों में आसानी से जो भेद है, जो डिफरेंस है, वो बता सकते हैं कि कौन सी मुर्रा नस्ल की भैंस है और कौन सी सहवाल है, एट्सेट्रा। आगे बात करते हैं परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट अगर है, यानी स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है या पिक्चर है, उसको हम कैसे परसीव करेंगे। डेप्थ यानी गहराई से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। दूरी से रिलेटेड यानी डिस्टेंस से रिलेटेड कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है, तो उसको हम कैसे कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेस। स्पेस ऑर्गेनाइज्ड इन 3 डायमेंशंस, नॉट परसीव्ड स्पेशियल एट्रीब्यूट्स यानी कि साइज, शेप एंड डायरेक्शन, बट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। यानी देखिए, हम स्पेशियल एट्रीब्यूट्स के बारे में इतना नहीं परसीव कर पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस है, उसका आइडिया लगा के हम ऑब्जेक्ट के बारे में जान पाते हैं, पिक्चर के बारे में जान पाते हैं कि एक से दूसरी पिक्चर के बीच में, एक से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो पास है कि दूर है। While image projected on retina are flat and 2-dimensional, जबकि हमारी रेटिना पे जो इमेज बनती है वो थोड़ी सी फ्लैट होती है और 2 डायमेंशनल होती है। लेफ़्ट राइट या अप डाउन वो 3 डायमेंशनल नहीं होती, लेकिन अगर स्पेस की बात करें तो वो 3 डायमेंशंस, यानी कि स्पेस ऑर्गेनाइज्ड इन 3 डायमेंशंस। तो इसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम इमेज या फिर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में आ सकती है। फॉर डेप्थ परसेप्शन, यानी डेप्थ परसेप्शन, गहराई से रिलेटेड परसेप्शन की बात करें तो 2 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड क्यूज़। 2 तरह के क्यूज़ या हिंट आप ले सकते हैं जिनसे अनुमान लगा सकते हैं, बाइनोक्यूलर एंड मोनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर का मतलब है वो क्यूज़, वो हिंट, वो हेल्प, वो आइडिया जो कि हमारी दोनों आँखों के लिए ज़रूरी है। बाई मीन्स टू, रिक्वायर बोथ आइज़। अगर आपका बाइनोक्यूलर वर्ड आ जाता है, उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन आता है, दैट मीन्स टू। मोनो मीन्स सिंगल यानी वन। मोनोक्यूलर साइकोलॉजिकल क्यूज़ होते हैं ये। अलाउ अस टू परसीव डेप्थ बाय वन आई।
आगे बात करते हैं पिक्चोरियल क्यूज यानी कि पिक्चर से रिलेटेड। आर्टिस्ट इंड्यूस डेप्थ इन 2 डायमेंशन पेंटिंग्स। पिक्चर वर्ड आ गया या कोई सीन आ गया तो इसका मतलब वो सीधी तरह से रिलेटेड है आर्टिस्ट से। वो क्या करते हैं 2 डायमेंशन पेंटिंग्स में, पेंटिंग में लंबाई चौड़ाई होती है, 2 डायमेंशन पेंटिंग्स में वो किस तरह से गहराई का एहसास दिलाते हैं, गहराई को डालते हैं, गहराई दिखाते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू पिक्टोरियल क्यूज। रिलेटिव साइज़ की अगर हम बात करें, स्मॉल ऑब्जेक्ट फार्दर एंड बिगर क्लोज़र, इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें स्मॉल दिखाई दे रहा है यानी कि वो हमसे बहुत दूर है, या फिर हम कह सकते हैं कोई दूर वाला ऑब्जेक्ट है तो वो हमें छोटा दिखाई देगा। ऐसे ही पास वाला हमें बड़ा दिखाई देगा, या कोई ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो हमारे पास है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे चाँद, तारे, सूरज, ये हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई घर आपको बहुत दूर दिखाई देता है, दूर होता है तो हमें छोटा दिखाई देगा, और पास वाला मकान, पास वाला घर, पास वाली बिल्डिंग हमें बड़ी दिखाई देती है। आगे वर्ड आया है इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड फार्दर, एन ऑब्जेक्ट दैट कवर्स फ्रॉम टॉप अपीयर्स नियरर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ढके हुए। इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है और हमारे पास है? तो जो ऊपर की इमेज हमें दिखाई देती है, मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऊपर है और एक नीचे, जो हमें आगे से दिखाई देगा, सामने से दिखाई देगा, यानी टॉप से दिखाई देगा, वो हमारे पास होगा। और पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से कवर्ड है, बट हमें पता है कि देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, तो पीछे वाला हमसे दूर होगा, इसलिए हमें वो कम दिखाई देगा। टॉप वाला हमें पास दिखाई देगा। लीनियर पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो उसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर टुगेदर देन नियरर ऑब्जेक्ट्स। लीनियर यानी देखिए लीनियर, LINEAR, AR हटा दीजिए तो क्या दिखेगा आपको? लाइन। तो यानी लाइन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट हैं, जो पिक्चर्स हैं, या जिन ऑब्जेक्ट्स में, पिक्चर्स में या फिर सीन में आपको लाइन दिखाई देती है, वो सारे होंगे आपके लीनियर पर्सपेक्टिव। तो उसमें क्या होता है, जो दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं वो हमें पास दिखाई देंगे। उसमें क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर, यानी दूर वाले जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के पास दिखाई देंगी एज कंपेयर टू नियरर ऑब्जेक्ट्स। देखिए इसका एग्जाम्पल दे रखा है, रेलवे ट्रैक, मोर द लाइन्स कन्वर्ज फार्दर अवे दे अपीयर, यानी कि जितना लाइनें पास दिखाई देगी, कन्वर्ज शेप की दिखाई देंगी, इसका मतलब हमसे वो उतनी ही दूर हैं, फार हैं। एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल और परमानेंट इल्यूज़न। देखिए बहुत ही अच्छा सा MCQ यहाँ पर बनता है कि यूनिवर्सल और परमानेंट इल्यूज़न क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन अगर आपके आते हैं रेलवे ट्रैक, स्क्वायर बॉक्स, राउंड शेप की कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो 2 लाइनें साथ साथ चलती हैं, उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है लीनियर पर्सपेक्टिव। टेक्सचर की अगर हम बात करें, टेक्सचर ग्रेडियंट, मोर डेंसिटी यानी कि फार्दर, यानी कि कोई चीज़ छू कर हमें पता लगानी हो तो हमें कैसे पता लगेगा? ज़्यादा डेंस, गहरी, थिक जो चीज़ है वो हमसे दूर है, यानी ऐसा मटेरियल जिसको छू कर, जिसके टेक्सचर को हमें पता लगाना हो तो वहाँ पर हम कह सकते हैं फार्दर मीन्स मोर डेंसिटी। दोस्तों हम बात करें परसेप्शन से रिलेटेड, यानी कि हम किसी चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे परसीव करते हैं। तो यहाँ पर स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस की बात की गई है कि स्पेस में रिलेटेड ऑब्जेक्ट को हम कैसे ग्रहण करते, कैसे परसीव करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वहीं पर गहराई से रिलेटेड कोई चीज़ों को, कोई ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे लेते हैं, और अगर दूरी से रिलेटेड बात की जाए, डिस्टेंस से रिलेटेड बात की जाए, तो हम ऑब्जेक्ट्स को, पिक्चर्स को कैसे
ग्रहण करते हैं उनके बारे में कैसे पता लगाते हैं कि वो हमसे पास है कि दूर है। आगे बात करते हैं हम मोशन पैरालैक्स रिलेटेड, यानी कि मूवमेंट से कोई चीज़ रिलेटेड है, कोई ऑब्जेक्ट रिलेटेड है तो उसके बारे में हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे। काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू। देखिए, मोनो मीन्स सिंगल और यू कैन से सिंगल ऑब्जेक्ट। काइनेटिक मीन्स मूवमेंट में कोई चीज़ होना या मोशन। सो नॉट कंसिडर्ड पिक्चोरियल क्यू, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव स्लोली देन क्लोजर। बहुत ही बढ़िया ये लाइन है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव स्लोली देन क्लोजर, यानी कि दूर वाले ऑब्जेक्ट, दूर वाली चीज़ें जो हैं वो हमें धीरे धीरे मूव करती हुई नज़र आएंगी और पास वाली जो चीज़ें हैं वो हमें फास्ट मूवमेंट में नज़र आएंगी। एग्जाम्पल इसका दिया है बाय बस, क्लोजर ऑब्जेक्ट्स मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ बस एंड फार्दर ऑब्जेक्ट्स मूव विद डायरेक्शन ऑफ बस। देखिए, अगर हम बस में, कार में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो दूर वाली चीज़ें हमें दिखाई दें कि बहुत स्लो स्लो मूव कर रही हैं। आप इसका एक्सपीरियंस खुद भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप एक्सपीरियंस कीजिए। वाइल ट्रैवलिंग आप देखेंगे तो आपको पेड़, बिल्डिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूर होगा आपकी गाड़ी से तो वो आपको स्लो मूवमेंट में नज़र आएगा। और अगर कोई चीज़ पास है, कोई ऑब्जेक्ट पास है, कोई बिल्डिंग, कोई पेड़, तो आपको लगेगा कि बहुत ही स्पीड से ये मूवमेंट कर रहा है या इसके पास से जो आपकी गाड़ी है बहुत स्पीड से जा रही है। तो गाड़ी की स्पीड तो हमें नज़र नहीं आएगी, बट हम बाहर की चीज़ों को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे पास वाली चीज़ें बहुत तेज़ी से पीछे जा रही हैं। और साथ ही साथ क्लोजर ऑब्जेक्ट्स मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ बस, और पास ही पास जो ऑब्जेक्ट आपके क्लोज हैं, आपकी गाड़ी के पास हैं, वो आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे उल्टी दिशा में वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ फार्दर ऑब्जेक्ट्स यानी दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लगेगा कि आप जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आपके साथ साथ जा रहे हैं। यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आई कि दूर वाले स्लो मूव हो रहे हैं और आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके साथ साथ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो फास्ट मूव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी जिस दिशा में जा रही है उससे विपरीत दिशा में वो मूवमेंट करते हुए आपको नज़र आएंगे। आगे डिटेल में बात की है बाइनोक्यूलर क्यूज़ के बारे में, जो कि फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। बाइनोक्यूलर क्यूज़ मीन्स फिजियोलॉजिकल क्यूज़ भी आप इसको कह सकते हैं। रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी बिकॉज टू आइज हैव डिफरेंट लोकेशंस इन हेड। बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी का मतलब है कि हमारी दोनों आँखों से भी अगर हम देखते हैं तो इंच भर का उसमें फ़र्क हो सकता है, क्योंकि दोनों आँखों के बीच में लगभग हमारी दोनों आँखों के बीच में 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है। इस वजह से हमें बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी का एहसास हो सकता है, हम फील कर सकते हैं। लार्ज रेटिनल डिस्पैरिटी, क्लोज ऑब्जेक्ट्स एंड स्मॉल रेटिनल डिस्पैरिटी मीन्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अगर ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट पास हैं, और कम यानी स्मॉल फ़र्क महसूस होता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स आर अवे फ्रॉम अस, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कन्वर्जेंस क्या होता है? अब नेक्स्ट वर्ड आया है कन्वर्जेंस। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस डिक्रीजेज एज ऑब्जेक्ट मूव्स फार्दर अवे एंड फ्रॉम ऑब्जर्वर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाएगा, यानी कन्वर्जेंस की जो मात्रा है, जो डिग्री है, वो कम होती जाएगी। कन्वर्जेंस मतलब मिलना, एक पॉइंट पर मिलना। इसका एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक से ले सकते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाएगा हमें लगेगा कि दोनों लाइनें मिली हुई हैं। आगे वर्ड आया है परसेप्चुअल कंस्टेंसीज। ऑब्जेक्ट्स परसेप्शन इज स्टेबल रिलेटिवली इन स्पाइट ऑफ चेंजेस। एग्जाम्पल साइज, शेप एंड ब्राइटनेस कंस्टेंसी। इसका मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रहण करते हैं, वो उसी फॉर्म में ग्रहण करते हैं जैसा वो होता है,
या ये कह सकते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जैसा वो ऑब्जेक्ट होता है हमें वैसा ही दिखाई देता है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए होते तो। चेंजेस इन द सेंस साइज, शेप या ब्राइटनेस में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती या ज़्यादा चेंज नहीं होता तो हमें वो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अरे दोस्तों, इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट आए हैं, बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, आप घबराइएगा नहीं। जो फ्रेंड्स साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको तो बहुत ध्यान से एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन समझनी है, देखनी है, क्योंकि 100% एस्टेट में यहीं से आता है। एनसीईआरटी 11th और 12th की बुक से ही आता है। और जो फ्रेंड्स साइकोलॉजी एस्टेट नहीं दे रहे हैं यानी दूसरे सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए भी एनसीईआरटी 11th-12th की बुक में से 70% आता ही है और बीच बीच में 30% से रिलेटेड हम कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई हिंट या कोई ना कोई डिस्कशन करते ही हैं। अपरेंट मूवमेंट इल्यूज़न क्या होता है? देखिए, इल्यूज़न यानी किसी तरह का भ्रम होना। इल्यूज़न इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन सम मोशनलेस पिक्चर्स आर प्रोजेक्टेड वन आफ्टर अनदर एट एन एप्रोप्रिएट रेट। दोस्तों, इससे रिलेटेड यानी इल्यूज़न से रिलेटेड भी मैं कोई ना कोई वीडियो आगे ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें जिस पिक्चर को देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अपरेंट मूवमेंट इल्यूज़न का ही एग्जाम्पल है। 5 फिनोमिनन यहाँ पर दे रखा है। एग्जाम्पल, फ्लिकरिंग ऑफ लाइट। इसमें अगर आपने देखा हो एक लाइन वाला कार्ड आता है जिसके नीचे अगर हम दूसरी पिक्चर को थोड़ा सा मूव करते हैं तो हमें लगता है कि वो पूरी पिक्चर मूव हो रही है, हालांकि वो पिक्चर मोशनलेस है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन उन लाइन की वजह से हमें मूवमेंट नज़र आता है, यानी हमें मोशन का भ्रम होता है। इसमें पिक्चर मोशनलेस है लेकिन फिर भी हमें ऐसे लगता है कि पिक्चर में कोई ना कोई मूवमेंट है। देखिए, सम मोशनलेस पिक्चर्स आर प्रोजेक्टेड वन आफ्टर अनदर एट एन अप्रोप्रिएट रेट। यहाँ पर हमें मोशन का भ्रम होता है, पिक्चर स्टिल है लेकिन एक के बाद एक फटाफट से दूसरी पिक्चर को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि पूरी पिक्चर में मूवमेंट हो रहा है। इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। अगर आपने ध्यान दिया हो तो दीपावली पे जो हम लाइट लगाते हैं छोटे छोटे बल्ब वाली, तो वो एक के बाद एक बल्ब जलता है, एक बुझता है, तो हमें ऐसे लगता है कि पूरी जो लाइन है वो चल रही है, मूवमेंट हो रहा है। अगर आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर ऑब्ज़र्व करिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या ऐसा लगता है आपको कि जैसे पूरी जो लाइट वाली लाइन है वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, फ्लिकरिंग ऑफ लाइट। एक्चुअल में एक के बाद एक जो है बल्ब ऑन एंड ऑफ होता रहता है, वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, हमें पता ही नहीं चलता, हमें मूवमेंट जैसा लगता है। वर्दीमियर इन्होंने एज ए होल का कंसेप्ट दिया था। इनके अकॉर्डिंग ब्राइटनेस, साइज, स्पेशियल गैप एंड टेम्पोरल कंटिग्यूटी ऑफ लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था, वर्दीमियर, कॉफका एंड कोहलर। इनसाइट वाला एक्सपेरिमेंट। आगे बात करते हैं सेगल, कैम्पबेल, हर्शकोविट्स एट्सेट्रा। इन्होंने क्या स्टडी की है? अफ्रीकन पर इन्होंने एक स्टडी की है, ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूज़न। यहाँ पर मैंने बना भी रखा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूज़न के बीच में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा भी रखी है मैंने। अफ्रीकन्स के बारे में ये स्टडी इन्होंने की है। ये जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को इतना इजीली नहीं समझ पाते, यानी कि इनको इस चीज़ का भ्रम रहता है, इल्यूज़न रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमारी तरह स्क्वायर हाउसेस में नहीं रहते, हमारी तरह हमारे जैसे घरों में नहीं रहते। उनके जो घर हैं वो राउंड शेप के होते हैं, इसलिए उनको लाइन वाली चीज़ में स्पेशली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूज़न उनको रहता है। एंड वेस्टर्न ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें और दूसरी तरफ
और अफ्रीकन की बजाय अगर हम वेस्टर्न लोगों की बात करें तो उनको क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स ग्रेटर फॉर म्यूलर लायर इल्यूजन। उनको जो भ्रम होता है उसको हम म्यूलर लायर इल्यूजन कह सकते हैं। यानी अफ्रीकन को लाइन से रिलेटेड भ्रम होता है और इनको म्यूलर लायर इल्यूजन। आपने साइकोलॉजी में या कहीं पिक्चर्स में देखा होगा, ऊपर नीचे 2-3 तरह के एरो दिए होते हैं और कहते हैं कि पहचानो कौन सी लाइन बड़ी है और छोटी है। वही होता है आपका म्यूलर लायर इल्यूजन। जिस लाइन में एरो का फेस अपोजिट होता है वो हमें छोटी लाइन लगती है, और जिस लाइन में एग्जैक्ट एरो यानी बाहर की तरफ पॉइंट होते हैं वो हमें लाइन बड़ी लगती है। जबकि हमारा ये भ्रम होता है, लाइनें दोनों ही बराबर होती हैं। इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी तो आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिन्हा एंड मिश्रा, इन्होंने हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में स्टडी की है। उनके बारे में क्या कहते हैं, इंडिकेट पिक्चर इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू कल्चरल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे सीरीज़ डी के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 6 एंड 7। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर पसंद नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट करके या फिर मेल करके मुझे ज़रूर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो को मैं और अच्छा बना सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकें, और हम भी अपने ऑडियंस से, अपने सब्सक्राइबर से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। बाय।